हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग सीए में इंटरमीडिएट का एमसीक्यू रिवीजन कर रहे थे और अभी तक हमने आपका जो पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में, उसका एमसीक्यू चैप्टर वाइज हमने रिवीजन किया है। अब फिलहाल हमारा वो रिवीजन चल रहा है जिसमें हमने करीब 6-7 चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन कर लिया है। लेकिन आज से हम लोग क्या करेंगे, आपके डायरेक्ट टैक्स जो है पेपर नंबर 7 उसका एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट टैक्स का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यू स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या है, पेपर दो पार्ट में बटा हुआ है। आपका टैक्स का पेपर, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। ठीक है, दोनों ही 50-50 मार्क के वेटेज कैरी करते हैं। लेकिन जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो आपका सर 30 मार्क का है। ठीक है, तो यहां पे डीटी का जो एमसीक्यू है, यहां पे डीटी का जो एमसीक्यू है वो आता है 7 एंड आपका आईडीटी का एमसीक्यू आता है 8 इंटू 2 एंड 7 इंटू 2। ठीक है, तो डीटी आता है 14 मार्क का और आईडीटी आता है 16 मार्क का, टोटल आता है 30 मार्क का। ठीक है, बिल्कुल सर। सो इसीलिए डीटी में बहुत सारे चैप्टर्स है लेकिन एमसीक्यू थोड़ा ही आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिटेड एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि आपको ओवरऑल आईडीटी का भी एमसीक्यू कवर करना है। ठीक है, सो सैलरी का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अगर ये एमसीक्यू बुक स्टूडेंट्स आपको चाहिए, सिर्फ यही वाला बुक नहीं, अगर आपको ग्रुप 1 का जितने भी सब्जेक्ट है सबका एमसीक्यू चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये एमसीक्यू बुक आपको मिल सकता है। सिर्फ इसका जो प्राइस होने वाला है 599 होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको 2000 से ज्यादा एमसीक्यू मिलेगा। आपको पता है कि एमसीक्यू आपकी एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा वेटेज ये कैरी करते हैं। इसीलिए एमसीक्यू के ऊपर अगर आप खर्चा करते हो तो इट्स वर्थवहाइल और आपको क्या होगा, इसका रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, सो ये हो गया प्रमोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फटाक से। पहला क्वेश्चन जो है सैलरी का, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस, रिसिप्ट बेसिस ओनली, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, और ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज लेटर। ठीक है, सैलरी सर कौन से बेसिस पे टैक्स लगता है, बस ये बता दीजिए। ओके, तो देखो सेक्शन 15 आपका क्या बोलता है, इसे मैं जरा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, सेक्शन 15 जो है वो है चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। सेक्शन 15 क्या बोल रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। और सेक्शन 15 में सिर्फ एक ही लाइन लिखा हुआ है कि सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। सैलरी या तो ड्यू या तो रिसिप्ट, जो पहले होगा, या तो पहले ड्यू हो रहा है तो ड्यू बेसिस पे टैक्स लगेगा, या तो पहले रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लगेगा। सो ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे टैक्स लगने वाला है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पेंशन रिसिव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पेंशन रिसीव कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा, नंबर ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नंबर बी बोल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, नंबर सी पार्टली टैक्सेबल, नंबर डी टैक्सेबल ओनली इफ नॉट कम्यूटेड। देखो पेंशन का जो प्रोविजन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से कि पेंशन दो टाइप के होते हैं, या तो कम्यूटेड पेंशन या तो अनकम्यूटेड पेंशन। अच्छा, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है कि जो मंथली आपको मिलता है। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब है जो मंथली आप रिसीव करते हो। ठीक है, अब कम्यूटेड पेंशन का मतलब है कि अगर आपने अपनी मंथली पेंशन को सैक्रिफाइस करके एट ए टाइम आप लॉन्ग टर्म पेंशन या फिर लमसम अमाउंट रिसीव करते हो। तो कम्यूटेड पेंशन जो है, कम्यूटेड पेंशन में आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। देखो कम्यूटेड पेंशन यानी कि जो लमसम पेंशन है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय रिसीव करते हैं तो हम ये फिर देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसने क्या ग्रेचुइटी रिसीव किया है या फिर उसने ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया है। अगर उसने ग्रेचुइटी रिसीव किया है तो एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, एक्चुअल पेंशन से आप माइनस करोगे 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया है तो क्या होगा, एक्चुअल पेंशन मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कम्यूटेड पेंशन पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। लेकिन सर नॉन कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन जो है, जो मंथली पेंशन है, दैट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एसएससी। इट्स मे बी गवर्नमेंट मे बी प्राइवेट, कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए ये टैक्सेबल है। सो
यहाँ पे होगा टैक्सेबल ओनली इफ इट इज नॉट कम्यूटेड, अगर कम्यूटेड नहीं है तो ही ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, अदरवाइज फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ओके चलो, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्टेड। अभी मैंने बोला था कम्यूटेड पेंशन अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव कर रहा है तो आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, क्या वो एम्प्लॉई ग्रेच्युइटी रिसीव किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पे कवर नॉट कवर आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो एम्प्लॉई है क्या उसने ग्रेच्युइटी रिसीव किया है या फिर क्या उसने ग्रेच्युइटी रिसीव नहीं किया है। अगर ग्रेच्युइटी रिसीव किया है तो एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल होगा। अगर ग्रेच्युइटी रिसीव किया है तो ग्रेच्युइटी रिसीव नहीं किया है तो क्या होगा, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन। सो यहाँ पे क्या है देखो, कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्टेड फुल्ली। ऑप्शन ए बोल रहा है कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द फुल वैल्यू इफ द ग्रेच्युइटी इज रिसीव्ड और हाफ इफ नॉट, 1/3 ऑफ द फुल वैल्यू इफ ग्रेच्युइटी इज रिसीव्ड और हाफ इफ नॉट रिसीव्ड। सी क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ द ग्रेच्युइटी रिसीव्ड, हाफ ऑफ द फुल वैल्यू इफ ग्रेच्युइटी इज नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा बी, दोनों सही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर था डी और इसका आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, अलाउंसेस गिवन टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ अलाउंसेस मिला है, सो उस अलाउंसेस का क्या होगा सर, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड, नॉट टैक्सेबल। सर फुल्ली टैक्सेबल होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि डीए। डीए क्या है सर, एक डीए देखो, डियरनेस अलाउंसेस क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, ओनली टैक्सेबल इफ फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। सो डियरनेस अलाउंसेस आपको पता है कि एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है, जितना भी डियरनेस अलाउंसेस आप रिसीव करोगे वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। सो फुल्ली टैक्सेबल। ओके, हाउस रेंट अलाउंसेस इज एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंड ऑफ, हाउस रेंट अलाउंसेस का प्रोविजन क्या है, देखो अगर कोई एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है एंड अगर उसने ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो किया है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, 115 बीएससी में पूरा का पूरा न्यू टैक्स रिजिम जो है ना, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, उसमें तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रिजिम था, ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको एक एग्जेम्पशन मिलता है, अगर आप हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव कर रहे हो एंड आप एक भाड़े की घर में रह रहे हो, आप अपने खुद के घर में नहीं रह रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, आप एक भाड़े के घर में रह रहे हो एंड आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चूज किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a। सेक्शन याद है ना आप लोगों को, अंडर सेक्शन 10(13)(a। अब ये 10(13)(a में सर एग्जेम्पशन कितना मिलता था, नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव, नंबर 2 कितना था आपका 50% और 40% ऑफ सैलरी, 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटी, 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी, और एक लास्ट में था क्या, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। सो यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, 50% ऑफ सैलरी मेट्रो में, 40% नॉन मेट्रो में, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सी में दे रखा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा, इन तीनों में से जो लोअर होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लिस्ट ऑफ द अबव 3, तीनों में से जो भी लोअर होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(13)(a। चलो, परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज वैल्यूड एज, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परक्विजिट मिला है, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परक्विजिट मिला है तो उसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, देखो 15% ऑफ द सैलरी, लाइसेंस फी डिटरमाइंडेड बाय गवर्नमेंट, मार्केट वैल्यू मार्केट रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और नील। तो इसका सही आंसर है लाइसेंस फी डिटरमाइंडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी जो एम्प्लॉइज को जो भी क्वार्टर वगैरह देता है, जो भी घर प्रोवाइड करता है, उसका एक लाइसेंस वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करता है। वो लाइसेंस वैल्यू अगर आपको पता है तो उसी हिसाब से परक्विजिट का वैल्यूएशन होगा। अच्छा, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव एनकैशमेंट रिसीव करता है तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव करते हैं नॉर्मली वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। सो लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट्स फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर लीव एनकैशमेंट प्राइवेट एम्प्लॉय रिसीव करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो सर बहुत आसान है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए सर क्या प्रोविजन है, एक बार याद करिए, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए क्या प्रोविजन था कि जितना भी लीव एनकैशमेंट मिला है
अंडर सेक्शन 10 डबल ए, अंडर सेक्शन 10 डबल ए इसका एग्जम्पशन आपको मिलेगा। कितने का एग्जम्पशन मिलेगा? एक्चुअल लीव एनकैशमेंट, नंबर 2 एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट, नंबर 2 25 लाख मैक्सिमम लिमिट कितना था? 25 लाख का। उसके बाद आपका और एक प्रोविजन था 10 मंथ का सैलरी, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है उसके पिछले दिन से आप 10 महीने का सैलरी ले लीजिए। और एक था 30 डेज सैलरी, 30 डेज मैक्सिमम फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, 30 डेज मैक्सिमम लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर माइनस लीव ऑलरेडी टेकन इनटू सैलरी पर डे। ओके, जितना भी एम्प्लॉय ने जितने भी कंप्लीटेड ईयर काम किया है, एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगा। जितना भी आपका ये डे होता है उसमें से आप माइनस कर लीजिए, आपने अपनी ड्यूरिंग सर्विस में, ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड आपने कितना टोटल लीव लिया है वो माइनस कर लीजिए। एक बार आपने वो माइनस कर लिया, आपका लीव क्रेडिट आ जाएगा कि आपके पास अभी कितना लीव का क्रेडिट बचा है, और उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे सैलरी पर मंथ और सैलरी पर डे, तो उस केस में क्या होगा? आपका लीव सैलरी, एलिजिबल लीव सैलरी आ जाएगा। और इन चारों में से जो लोअर होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ -% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। एम्प्लॉयर अगर आरपीएफ को कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो कितने % के बाद वो टैक्सेबल होगा? आप सबको पता है इसका आंसर, द राइट आंसर इज 12% ऑफ द सैलरी। द राइट आंसर इज 12% ऑफ द सैलरी। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग परक्विजिट इन द रेंट फ्री अकोमोडेशन इंक्लूड्स। अच्छा, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का मतलब सर क्या है? देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए स्टूडेंट जो सैलरी का मतलब है वो क्या है? आपका बेसिक सैलरी लिया जाएगा, बिल्कुल सर। आपका डियरनेस अलाउंसेस लिया जाएगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। आपका डियरनेस अलाउंसेस लिया जाएगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके साथ साथ आपका कमीशन लिया जाएगा, बोनस लिया जाएगा, एंड ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस वो लिया जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे आपको लेना है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ, प्लस मैं बोलूंगा आपको लेना है यहाँ पे कमीशन, प्लस आपको लेना है बोनस। अब देखो, कमीशन चाहे परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हो या फिर ना हो, कमीशन ऑन प्रॉफिट भी हो सकता है, कमीशन ऑन सेल्स भी हो सकता है, दोनों को आपको लेना है। बोनस आपको लेना है, प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, सो ये है सैलरी का ओरिजिनल मीनिंग, बट यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस वजह से बोनस वाला पार्ट को हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज एग्जेम्प्टेड अप टू। ग्रेचुइटी अगर किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, ग्रेचुइटी अगर किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको कितना मिलने वाला है? आंसर जो ऑप्शन से आपका है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 5,000। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 5 लाख। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 20 लाख, क्योंकि मैक्सिमम ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन जो किसी भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो कितना मिलता है? 20 लाख का। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, देखो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी एंड देन उसके बाद क्या होता है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है? पहले तो सैलरी में ऐड किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑप्शन ए बोल रहा है फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन बी डिडक्टेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, डिडक्टेबल ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप टू द लिमिट, नॉट डिडक्टेबल एट ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिडक्टेबल ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पहले तो जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है सैलरी में आप ऐड करोगे, एट द एंड आप क्या कर सकते हो? सेक्शन 16 डबल आई में आप क्या कर सकते हो? इसका डिडक्शन ले सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। अगर एम्प्लॉय को जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट प्रोवाइड करता है उसके ऊपर वो टैक्स भी दे देता है, तो वो टैक्स का क्या ट्रीट किया जाएगा सर? टैक्सेबल परक्विजिट, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, पार्शियली टैक्सेबल परक्विजिट, डिडक्टेबल फ्रॉम द सैलरी। सो इसका जो मेन एग्जांपल है, इसका जो आंसर है वो है एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA इज डैश। देखो सेक्शन 16 IA में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा? अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ओल्ड टैक्स या फिर न्यू टैक्स। रीजन
यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्ली मेंशन किया होगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम है या फिर न्यू टैक्स रिजिम है। सो हम मान के चलते यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम है ऑप्शंस को देखते हुए। सो ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा सर, 50,000 मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन इससे भी अगर आपकी सैलरी कम है, 50,000 से अगर आपकी सैलरी कम है तो वो जो लोअर अमाउंट है वो आपको मिलेगा। सो 50,000 और सैलरी व्हिच एवर इज लेस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल। एडवांस सैलरी कैसे टैक्सेबल होगा सर, ऑप्शन है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, ऑप्शन बी इन द ईयर ऑफ ड्यू, इन द ईयर ऑफ इन बोथ द ईयर नॉट टैक्सेबल। देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि सर सैलरी टैक्सेबल होगा आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर। सो एडवांस अगर सैलरी आपने रिसीव किया है तो आपने पहले रिसीव किया बाद में वो ड्यू होगा, तो जिस ईयर में आपने रिसीव किया है उसी ईयर में वो टैक्सेबल होगा। अच्छा 16 नंबर क्या बोल रहा है, फैमिली पेंशन रिसीव बाय लीगल हायर इज टैक्सेबल अंडर डैश हेड। अच्छा अगर फैमिली पेंशन मिला है, एम्प्लॉय का डेथ हो चुका है और फैमिली को पेंशन मिल रहा है तब तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय तो मर चुका है और एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉय के जो लीगल हेयर्स या फिर विडो है उससे पेंशन मिल रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अब जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है वो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। सो ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सो फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द लीगल हेयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा सेक्शन 17 क्या बोल रहा है, एरियर सैलरी इज टैक्सेबल इन डैश ईयर। एरियर सैलरी का मतलब क्या होता है, अगर सैलरी आपका प्रीसीडिंग ईयर का सैलरी, पास्ट ईयर का सैलरी करंट ईयर में मिला है विद रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है, या फिर कोई रीजन की वजह से, कोर्ट केस की वजह से आपकी सैलरी पेंडिंग था अब अभी मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो भी सैलरी आपको मिला है वो किस ईयर में टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में, देखो नॉर्मली क्या होता है आपका सैलरी टैक्सेबल होता है आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस, बट यहाँ पे एरियर सैलरी जो है वो एक एक्सेप्शन है। एरियर सैलरी जिस ईयर में आपने रिसीव किया, क्योंकि यहाँ पे कोई सियोरिटी नहीं था कि आपको मिलने वाला है, तो जिस ईयर में आपने रिसीव किया उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। सो ईयर ऑफ रिसिप्ट में टैक्सेबल होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है। रिलीफ इनमें से किस इनकम के ऊपर आपको मिलने वाला है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ए इज अवेलेबल फॉर सैलरी एरियर और एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी, ग्रेचुइटी, कम्यूटेड पेंशन, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सारे इनकम के ऊपर आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो, ठीक है। परक्विजाइट वैल्यू ऑफ द मोटर कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर द पर्सनल पर्पज हुज इंजन कैपेसिटी इज लेस देन इक्वल टू 1.6 लीटर, उसके केस में परक्विजाइट वैल्यू क्या होगा। देखो अगर मोटर कार आपको मिला है, मोटर कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को, ठीक है, और उसका मेंटेनेंस खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है और कार बोथ पर्पज के लिए यूज हो रहा है। अगर वो छोटा गाड़ी है ना, स्मॉल कार है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, तो उसकी केस में आपको कितना देखना है, 1800 पर मंथ आपका परक्विजाइट वैल्यू लिया जाएगा। अगर बड़ी कार है तो 2400 लिया जाएगा। अगर आपको ड्राइवर मिला है तो ड्राइवर के लिए वो 1950 से कितना लगा रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से वो कितना लगा रहे हैं, 900 का सैलरी इनकम टैक्स वाले ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 1800 पर मंथ प्लस 900 फॉर ड्राइवर, ठीक है। चलो क्लियर सर। सैलरी रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर डैश हेड। सैलरी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिसीव करे तो वो कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम आईओएफएस, इनकम फ्रॉम पेंशन, एग्जेम्प्टेड इनकम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, गणेश एज 45 ईयर्स एम्प्लॉयड इन मोसेस लिमिटेड हैज रिसीव चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस 2000 रुपीज पर मंथ। अच्छा गणेश एक एम्प्लॉय है जो मोसेस लिमिटेड में एम्प्लॉय है, जिसको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस मंथली कितना मिला है, 2000 रुपीज पर मंथ का। तो यानी कि साल के अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ रहा है, 24,000 पर annum। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितना एजुकेशन अलाउंसेस टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा असेसमेंट ईयर 2025 में कितना इनकम टैक्स टैक्सेबल, कितना एजुकेशन अलाउंसेस टैक्सेबल होगा। देखो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस में स्टूडेंट एग्जेम्पशन कितना मिलता है सर, 100 रुपये का तो एग्जेम्पशन ही मिलता है, और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिल सकता है, 2 बच्चों के लिए। इसका कितना बच्चे, 3 बच्चे, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए मिलेगा। सो 100 × 2 × 12 कितना होता है, 2400।
₹2400 साल का आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 21,600। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो कितने का है, ₹200 का है, मतलब ₹100 का है पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 बच्चों को मिल सकता है। तो मंथली 200 और पूरे साल में कितना मिल सकता है 2400 मिल सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजाइट बीइंग स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर इज। अगर एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर मिला है या फिर ESOP वगैरह मिला है तो उस केस में परक्विजाइट वैल्यू कैसे होगा। देखो, फेयर मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। जितना भी शेयर है ना, जितना भी शेयर मिला है स्वेट इक्विटी शेयर, उसका मार्केट वैल्यू से आप माइनस कर लीजिए 50,000। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट व्हेन सच ऑप्शन इज वेस्टेड टू द एम्प्लॉय एज रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड। अच्छा देखो, सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, एम्प्लॉय जब एक पर्टिकुलर, इस सब का मतलब क्या होता है, देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो यहाँ पे आप एम्प्लॉय को शेयर देते हो ताकि वो आपकी कंपनी में रहे, वो आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करे। लेकिन ऑलरेडी जो लोग काम कर चुके हैं ना, ठीक है, ऑलरेडी आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय मेहनत करके कंपनी को इतना ऊपर लेके गए, आप कभी कभी क्या करते हो, उन्हें भी शेयर दे देते हो। उसे बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। और ये शेयर्स नॉर्मली डिस्काउंट में दिया जाता है। ठीक है, जितना उसका मार्केट वैल्यू है उससे कम पैसे में दिया जाता है। ठीक है, अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, नंबर ए बोल रहा है ऑप्शन, फेयर मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। जितना भी शेयर्स का मार्केट वैल्यू है उससे माइनस कर लीजिए कितना, आपका 50,000 वो है आपका टैक्सेबल वैल्यू। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर ऑन द डेट ऑन व्हिच सच ऑप्शन इज वेस्टेड। अच्छा देखो, आप एम्प्लॉय को बोलोगे ना कि भाई देखो मेरे पास 5 साल काम कर लिए। सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था राम। मैंने 2016 में उसे बोला, 16-17 में बोला कि भाई राम देख मेरे पास 6 साल तू काम कर, ठीक है, फिर मैं तुझे ESOP प्रोवाइड करूंगा, फिर मैं तुझे क्या करूंगा, ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर दूंगा। अब मैंने बोला कि मैं तुझे स्वेट इक्विटी शेयर ₹100 में दूंगा, इवन 5 साल बस तू मेरे साथ काम कर ले, तू मेरे साथ 2025 तक काम कर ले। ठीक है, 2024 और 2025 तक काम कर ले, मैं तुझे ₹100 में अपनी कंपनी का शेयर दूंगा। अभी मेरे कंपनी का शेयर है ₹100, तू मेरे साथ 7 साल काम कर ले, मैं तुझे इतने ही पैसे में मेरे कंपनी का 10 लाख शेयर देने वाला हूं, 10 लाख शेयर देने वाला हूं। ये मैंने राम को बोला। ठीक है, मैंने राम को बोला कि 10 लाख शेयर मैं तुझे देने वाला हूं एट ए रेट ऑफ 100 अगर तू मेरे पास 7 साल काम करेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी आई विल पे दिस अमाउंट। ओके, अब जितना भी वैल्यू होगा, ठीक है, जितना भी वैल्यू 2024 में होगा, वो मैं तुझे पेमेंट करूंगा। ठीक है, वैल्यू जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे ₹100 में दूंगा। सो यहां पे एक डेट है जिसका नाम है वेस्टिंग डेट। जिस दिन आपने एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया ना और उसने एक्सेप्ट कर लिया, वहां से स्टार्ट हो जाता है वेस्टिंग डेट। मतलब अब आप लायबल हो गए हो, एम्प्लॉय को आपको ESOP देना है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर ऑन द डेट ऑन व्हिच ऑप्शन इज वेस्टेड टू एम्प्लॉय एज रिड्यूस बाय अमाउंट पेड। तो यहां पे बोल रहा है कि भाई जिस दिन आपने एम्प्लॉय को शेयर दिया, उसी दिन का जो भी मार्केट वैल्यू था उसमें से आप एम्प्लॉय से जितना पैसा चार्ज कर रहे हो वो माइनस कर लो, रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। तो यहां तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि 2016 में मैंने शेयर दिया है और मैं एम्प्लॉय को जो प्राइस ऑफर करूंगा वो सिमिलर उसी टाइप का अमाउंट चार्ज करूंगा। एम्प्लॉय शेयर कब खरीद रहा है, 2024-2025 में। सो इसे बोलते हैं एक्सरसाइज डेट, एक्सरसाइज डेट। अभी एक्सरसाइज डेट वो डेट होता है जिस दिन एम्प्लॉय स्टॉक खरीद रहा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स आज ऑन द डेट व्हेन सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय आज रिड्यूस बाय अमाउंट पेड। सो 2024 में अगर 2025 में अगर एम्प्लॉय ऑप्शन खरीद रहा है, मतलब जो स्टॉक्स उसे मिलने वाला था अगर वो खरीद रहा है, तो उस दिन जो मार्केट वैल्यू है उससे आप माइनस करोगे जितना भी पैसा एम्प्लॉय से आप रिड्यूस कर रहे हो। सपोज मार्केट वैल्यू है ₹1000 का, तो एम्प्लॉय को कितना पैसा देना है, एम्प्लॉय को सिर्फ ₹100 देना है, बदले में उसे ₹1000 का क्या मिलेगा, शेयर मिल जाएगा। तो एम्प्लॉय को बेनिफिट सर कितना हो रहा है, ₹900 का बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो ₹900 का बेनिफिट है इसी को हम बोलेंगे टैक्सेबल परक्विजाइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो अगेन मैं ये बोल रहा हूं, देखो
taxable value of the perquisite being sweat equity share allotted by the employer is, अगर एम्प्लॉयर ने स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को दिया है तो उसके टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा। नंबर ए, फेयर मार्केट वैल्यू सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू उसमें से माइनस कर लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सच शेयर आज ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग द ऑप्शन, जिस दिन आपने ऑप्शन दिया उसी दिन का फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एम्प्लॉय से आपने जितना पैसा चार्ज किया है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स आज ऑन द डेट व्हेन सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय आज रिड्यूस बाय अमाउंट पेड। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में से सबसे जो लॉजिकल ऑप्शन है वो है, और लास्ट में एक ऑप्शन दिया है नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। सो सबसे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, मिस माला इज एम्प्लॉयड इन एक्स एंड को, शी वांट इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर वुड बी फ्री एक मिनट, Miss Mala is employed in X and Co. She wanted interest-free loan from the employer would be free from the employer would be free from the computation of interest of such loan being taxable as perquisite। अच्छा, क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा शायद कोई गलती है यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन जो मीनिंग है क्वेश्चन का वो ये है कि मिस माला एक कंपनी में काम करते एक्स एंड को में, तो वो चाहते कि अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन लेने के लिए। अब उनका डाउट ये है कि उनके एम्प्लॉयर उन्हें प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन, लेकिन पॉइंट ये है कि वो चाहती है कि वो टैक्स बिल्कुल ना दे, ये टैक्सेबल परक्विजिट ना हो, तो उन्हें कितने का लोन लेना चाहिए सो दैट कि उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 20,000, क्योंकि आपको पता है कि अगर एम्प्लॉयर से आप लोन ले रहे हो, कंसेशनल रेट पे लोन ले रहे हो या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहे हो, दोनों केस में आपका जो इंटरेस्ट, आपका जो लोन अमाउंट है, अगर वो 20,000 से नीचे 20,000 और 20,000 से अगर आपका लोन अमाउंट कम है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन में मिलेगा और एग्जेम्प्टेड परक्विजिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो उसके लिए भी आप अपने एम्प्लॉयर से लोन ले सकते हो और वहां पे लोन अमाउंट जो होगा वो 2 लाख का हो जाएगा। ठीक है, या फिर 2 लाख बोल रहा मतलब पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, मनोज ए रेसिडेंट एम्प्लॉय ऑफ इन एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी हैज ग्रॉस एनुअल सैलरी ऑफ 20,60,000। द स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 16IA इफ मनोज चूज टू ऑप्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वुड बी। मनोज की जो सैलरी है वो है 20,60,000। अब मनोज अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी कि न्यू टैक्स रेजिम चूज कर रहा है तो उस केस में उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 75,000। चलो, सेशन ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रिसीव मंथली पेंशन ऑफ 60,000। सेशन एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि 60,000 का मंथली पेंशन रिसीव कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025, राइट। द अमाउंट ऑफ पेंशन लायबल टू टैक्स आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन वुड बी इफ सिसान ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर सिसान ने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया है तो न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से उसे कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स देना है। देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद तो 60,000 मंथली रिसीव कर रहा है इंटू 12 यानी कि 7,20,000 हो जाएगा उसका ग्रॉस सैलरी। इसमें से आप माइनस करना है आपको 75,000। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 6,45,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम और एनपीएस से या फिर नेशनल पेंशन स्कीम से, अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट से जब आप पैसा विड्रॉ करते हो, कितने अमाउंट तक आप विड्रॉ करोगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कितने अमाउंट तक आप विड्रॉ करोगे तो आपको टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 25%। इसका जो आंसर है वो है 25%। ठीक है, व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव मनी ऑन द क्लोजर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट इट इज चार्जेबल। देखो, जब आपका एनपीएस अकाउंट क्लोज हो जाता है, जब आप रिटायर्ड हो जाते हो और आप अपना एनपीएस अकाउंट क्लोज करते हो, तो जो भी पैसा मिलता है वो कितने हद तक एग्जेम्प्टेड है। ऑप्शन ए चार्जेबल टू टैक्स, ऑप्शन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, ऑप्शन सी 40% इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ऑप्शन डी 60% इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 60% इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सो एनपीएस से जो भी आपको पैसा मिलता है वो 60% तक एग्जेम्प्टेड है।
क्वेश्चन नंबर 28 चलो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? मिस्टर रामजी इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड हु मेंटेन ए हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। अच्छा, रामजी जो है वो क्या कर रहे हैं? एबीसी लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं और एबीसी लिमिटेड ने क्या किया है? अपने एम्प्लॉइज के लिए एक हॉस्पिटल मेंटेन किया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में रामजी के जो फैमिली है ना, रामजी के फैमिली ने ट्रीटमेंट किया है अपनी ओनर के, अपनी एम्प्लॉयर की हॉस्पिटल पे, जिसका बिल आया है 2,10,000। अब ये 2,10,000 जो है पूरा कंपनी बियर कर रहा है, कंपनी के हॉस्पिटल में हो रहा है। तो ये जो है ये कौन से परक्विजाइट में आएगा? ये जो परक्विजाइट है मेडिकल परक्विजाइट, इसमें टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा? देखो, द अमाउंट ऑफ मेडिकल परक्विजाइट चार्जेबल टू इनकम टैक्स वुड बी टैक्स। इनकम टैक्स में कितना मेडिकल परक्विजाइट चार्ज किया जाएगा? आपको देखो, मेडिकल परक्विजाइट में दो चीजें, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉयर ने पैसा खर्चा किया है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ट्रीटमेंट कहां पर हुआ है। ट्रीटमेंट अगर इंडिया में हुआ है तो उसकी टैक्सेशन अलग है, ट्रीटमेंट अगर फॉरेन में हुआ है तो उसकी टैक्सेशन अलग है। अगर इंडिया में ट्रीटमेंट हुआ है और इन 5 केसेस में इंडिया में कहीं पे भी ट्रीटमेंट हुआ है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। क्या क्या 5 चीजें? नंबर 1, अगर ट्रीटमेंट हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट हुआ है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। चाहे आप एम्स की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट के हॉस्पिटल में बात कर लीजिए, किसी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में बात कर लीजिए, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। नंबर 2, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल, अगर खुद के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। तीसरा कंडीशन, अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए स्पेसिफाइड नोटिफाइड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है, जैसे कि टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे अगर किसी का ट्रीटमेंट हुआ है तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। अगर एम्प्लॉयर ने ग्रुप मेडिकल स्कीम लिया है तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। अगर एम्प्लॉय ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और एम्प्लॉयर ने उसे रीएम्बर्स किया है तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। सो यहाँ पे एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है तो जितना भी पैसा किया है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। तो आंसर जो होगा वो होगा डी, नील। An employee has paid medical insurance premium 12,000. An employer has paid medical insurance premium of 12,000 in respect of a salary employee drawing annual salary of 6 lakh. The amount of perquisite chargeable in hands of employee is dash. अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में अभी मैंने बोला कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा नील। Which of the following is not taxable under that salary? इनमें से कौन से सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा? Remuneration paid to lecturer of a college for setting a question paper by university. अगर किसी लेक्चर को यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए कुछ पेमेंट करता है, सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कमीशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, बोथ ए एंड बी। देखो, यहाँ पे जो लेक्चर को पेमेंट मिल रहा है फॉर सेटिंग आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये आईओएफएस में टैक्सेबल होगा क्योंकि ये इसका अदर इनकम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी इनकम मिल रहा है ये भी आईएफओस में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है, जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ये लोग अगर कंपनी से कुछ कमीशन वगैरह ले रहे तो इनका जो भी सैलरी है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड बी, बोथ, दोनों ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों क्या होंगे? आईओएफएस में टैक्सेबल होंगे, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, if a domestic servant is engaged by the employer and salary is paid by him, the perquisite is taxable. ऑप्शन ए बोल रहा है taxable in hands of all employee, ऑप्शन बी बोल रहा है not taxable in hands of both specified and non specified employee, ऑप्शन सी बोल रहा है taxable in hands of specified employee only, ऑप्शन डी बोल रहा है taxable to the extent of 120 per person in hands of all employee। देखो, अगर डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉई अपॉइंट कर रहा है, एम्प्लॉय अपने मर्जी से अपॉइंट कर रहा है डोमेस्टिक सर्वेंट, और उसका जो पैसा है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल। लेकिन अगर डोमेस्टिक सर्वेंट को एम्प्लॉयर खुद अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंट एम्प्लॉयर कर रहा है और पेमेंट भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी? इनमें से कौन सा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सर ये तो टैक्सेबल होगा ही नहीं। एमएलए जो है, एमपी और एमएलए, इनका जो सैलरी है वो तो आईओएफएस में टैक्सेबल होता है। कमीशन रिसीव बाय द एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, फैमिली पेंशन रिसीव, सर ये भी तो टैक्सेबल नहीं होगा, ये तो आईओएफएस में टैक्सेबल होगा। तो बचा कितना? एक, कमीशन रिसीव बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा है तो उस केस में वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। अभी अभी हमने डिस्कशन किया था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं, देखो सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ ए फार्म इज चार्जेबल अंडर डैश हेड। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फार्म से सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो ये कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये तो सैलरी है नहीं, तो इसके लिए सिर्फ एक ही हेड बचता है, वो है बिजनेस इनकम। तो यहाँ पे जो हेड होगा वो होगा पीजीबीपी, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज डैश। इंटरेस्ट अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को मिल रहा है ना, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो उसका क्या होगा, ऑप्शन ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन बी एग्जेम्प्टेड अप टू 12% पर एनम, ऑप्शन सी फुल्ली टैक्सेबल, ऑप्शन डी एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5% ऑफ द सैलरी पर एनम। तो आपको पता है कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो फंड होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ जो होता है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए मेंटेन किया जाता है एसपीएफ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है वो भी एग्जेम्प्टेड है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जेम्प्टेड है, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है वो एटीसी में वो डिडक्शन ले सकता है, एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, एंड जो भी बैलेंस विड्रॉ करोगे आफ्टर रिटायरमेंट वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा फुल्ली एग्जेम्प्टेड। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट हुआ है तो आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। यहाँ पे भी ऑप्शन वही है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन बी एग्जेम्प्टेड अप टू 12% पर एनम, ऑप्शन सी फुल्ली टैक्सेबल, ऑप्शन डी एग्जेम्प्टेड अप टू 9% पर एनम। सो देखो, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को, तो उसके लिए लिमिटेड 12% ऑफ द सैलरी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितने तक एग्जेम्प्टेड है, 12% ऑफ सैलरी, उसके बाद होगा तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो वो कितना होगा, 9.5% ऑफ द सैलरी। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अच्छा, इनमें से कौन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है, तो पहले देख लो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में कौन आते हैं। नंबर 1, हु इज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। 3 लोगों को हम बोलेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नंबर 1, अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो वो कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। नंबर 2, अगर उसकी एनुअल सैलरी 50,000 पर एनम है, 50,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50,000, तो वो भी एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। और अगर कंपनी में उसका शेयर ग्रेटर देन 10% का है, अगर कंपनी में उसका शेयर ग्रेटर देन 10% है तो भी वो क्या है, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, एन एम्प्लॉय हुज ड्रॉइंग सैलरी 15,000 पर एनम है, मात्र सिर्फ 15,000 का सैलरी है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ए पर्सन हु इज द ओनर ऑफ इक्विटी शेयर कैरिंग 10% वोटिंग राइट्स इन द एम्प्लॉयर्स कंपनी। तो 10% नहीं, 10% से ज्यादा होना चाहिए। सो इस वजह से हमारा जो आंसर है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अच्छा, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड बाय ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड अप टू डैश। अच्छा, लीव एनकैशमेंट जितना भी है वो कहां तक सर एग्जेम्प्टेड है। लीव एनकैशमेंट जो नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी लीव एनकैशमेंट मिलता है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, अंडर सेक्शन 10(10)(AA) सेक्शन में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो है 25 लाख का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्या बोल रहा है सेक्शन 39 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 में, मीनिंग ऑफ द सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी फॉर एन एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। देखो, जो एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आते हैं उनकी ग्रेच्युटी के कंप्यूटेशन के टाइम पे जो सैलरी होता है ना, सैलरी का मतलब क्या है, देखो सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सैलरी में क्या क्या हम लोग लेंगे। सो ऑप्शन ए बेसिक सैलरी, ऑप्शन बी बेसिक सैलरी एंड डीए, ऑप्शन सी बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ऑप्शन डी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बेसिक सैलरी एंड डीए। डीए में दोनों ही आएगा, कवर एंड नॉन कवर।
देखो, अगर एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है तो इसका सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। अगर एम्प्लॉय नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो हमारा जो आंसर है उसका होगा आंसर बी। आंसर बी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है सर, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन वीआरसी, वीआरसी कितने अमाउंट तक मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड है। देखो, वीआरसी का जो प्रोविजन था वो था सेक्शन 1010C। सेक्शन 1010C में क्या बोलता था कि जितना भी एक एम्प्लॉय ने वीआरसी में रिसीव किया है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 विल एग्जेम्प्टेड। नंबर 1 क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। नंबर 2 मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। नंबर 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना भी उसने काम किया है हर एक कंप्लीटेड ईयर के लिए उसे 3 महीने का सैलरी मिलेगा। और नंबर 4 था क्या, रिमेनिंग सैलरी, मंथली सैलरी फॉर रिमेनिंग सर्विस लेफ्ट, जितना भी उसका सर्विस बचा हुआ है ना उसे मंथली सैलरी, उतने मंथ का सैलरी पेमेंट करिए। इन चारों में से जो लोअर होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 5 लाख रुपीज। अच्छा, क्या बोल रहा है, एग्जेम्पशन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज अलाउडेड अप टू डैश। अच्छा, हमने अभी भी पढ़ा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं सिर्फ उन्हें ही एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता है। पहले क्या होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सैलरी में ऐड हो जाएगा, फिर बाद में आप सेक्शन 16II से एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, बट सर डिडक्शन मिलेगा कितना, ऑप्शन ए 5,000 रुपीज पर एनम, ऑप्शन बी 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, ऑप्शन सी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव। ठीक है, और ऑप्शन डी बोल रहा है लोअर ऑफ एबव 3। तो जो राइट आंसर है वो है लोअर ऑफ एबव 3। चलो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, इनमें से कौन सा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। ऑप्शन ए ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस, ऑप्शन बी डेली अलाउंसेस, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ऑप्शन डी डियरनेस अलाउंसेस। सो करेक्ट आंसर इज डियरनेस अलाउंसेस। डीए जो है वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्विजाइट, इनमें से कौन सा फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्विजाइट है। ऑप्शन ए टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, ऑफिस आवर में अगर आपने एम्प्लॉय को टी एंड स्नैक्स प्रोवाइड किया है। लैपटॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को आपने लैपटॉप फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। कन्वेंस फैसिलिटी फ्रॉम ऑफिस टू होम एंड फ्रॉम होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, अगर आप बस वगैरह चला रहे हो एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए और पिकअप करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए, तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। मैं बोलूँ ये तीनों के तीनों पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, इफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज डन आउटसाइड इंडिया, अगर किसी एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया में हुआ है, द मैक्सिमम एग्जेम्पशन अलाउड टू एन एसएससी इज डैश, मैक्सिमम एग्जेम्पशन एक एसएससी को कितना मिल सकता है। ऑप्शन ए 2,50,000, ऑप्शन बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी अप टू आरबीआई लिमिट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। देखो, जब भी आप फॉरेन में कुछ खर्चा करोगे ना तो आपको फॉरेन डॉलर में पेमेंट करना है। ठीक है, डॉलर वगैरह में पेमेंट करना है, फिर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। तो जहां पे फॉरेन करेंसी का बात आता है वहां पे आरबीआई टांग अड़ाती है। आरबीआई अपनी जो आरबीआई क्या करती है, उंगली करती है। आरबीआई बोलता है कि मेरे बिना आप नहीं कर सकते। सो अप टू आरबीआई लिमिट जो है वो अलाउड किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस में एग्जेम्पशन आपको कितना मिलता है। ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस इज एग्जेम्प्टेड अप टू, ऑप्शन ए 10,000 पर एनम, ऑप्शन बी 70% ऑफ द अलाउंसेस, ऑप्शन सी लोअर ऑफ द एबव 2, मतलब ए और बी व्हिच एवर इज लोअर, ऑप्शन डी ए और बी व्हिच एवर इज हायर। सो राइट आंसर इज ए और बी व्हिच एवर इज लोअर। 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 रुपीज पर मंथ, तो उस हिसाब से क्या होगा, जितना भी आएगा लोअर वो आपको मिल जाएगा ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस का एग्जेम्पशन। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि सैलरी जो है ना एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे प्रोविजंस इसमें, तो कोई भी एक प्रोविजन एमसीक्यू बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में इतना ही एमसीक्यू आएगा। जैसे मैंने कॉस्टिंग से बोलता था ना भाई इतना ही एमसीक्यू है, लेकिन उस केस में सैलरी में वो नहीं है। वो किसी से भी अगर इंस्टीट्यूट को कॉपी करके पूछना है तो वो अपनी बुक से पूछ लेगा। अगर इंस्टीट्यूट को कॉपी नहीं करना है तो कहीं से भी वो एक एमसीक्यू डाल सकते हैं। तो आपको डिटेल में डीटी को थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, सारे के सारे प्रोविजंस आपके दिमाग में होना चाहिए थोड़ा बहुत, सो दैट आप इजीली आंसर कर पाओ। ओके, लेकिन फिलहाल मैंने ये जो 45 क्वेश्चंस है मैंने बना लिया है आप लोगों के लिए। इसमें कुछ तो था
मतलब हम मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया था, कुछ आपकी बुक में था, कुछ आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो एमसीक्यू बैंक था उसमें कुछ एमसीक्यूज था, सबको मिला के मैंने ये 45 एमसीक्यू कलेक्ट किया है। अगर इतना ही एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर लो, उसके साथ सैलरी को एक बार रिवीजन कर लेना, तो आपको क्या होगा, सैलरी का एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम एक और चैप्टर की रिवीजन में, एमसीक्यू रिवीजन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।